अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज नुमान बटाविया। और आज हमारा जो टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट्स। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो जो आए जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स आए इंशाल्लाह आप उसको मिस ना कर पाएँ। अच्छा जी, आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट्स को हम पढ़ने जा रहे हैं और ये वीडियो अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके लिए रेलिवेंट है, सेकंड ईयर के लिए भी है, पार्ट 1 पार्ट 2। और कोई एमबीए का स्टूडेंट है, बीबीए का स्टूडेंट है, सीए का स्टूडेंट है, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन बॉडी का स्टूडेंट हो, अगर वो अकाउंटेंसी का स्टूडेंट है तो उसके कोर्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाजमी होती है किसी ना किसी पेपर के अंदर, और उसके अंदर फिर एडजस्टमेंट्स भी टेस्ट होती हैं। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी आपके कोर्स में टेस्ट हो सकती है और उसको हम वन बाय वन डिस्कस करें, आइए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एडजस्टमेंट्स, यानी एडजस्टमेंट्स है किस बला का नाम और इसकी ज़रूरत क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको ये बात आसानी से समझ आए कि हम एडजस्टमेंट्स करते क्यों है। सर, अकाउंटिंग के अंदर दो किस्म की बेसिस होती है, या तो कैश बेसिस होती है या अक्रूवल बेसिस होती है। सर, इसका कोई की डिफरेंस बता दें। बिल्कुल, हम पहले इसका की डिफरेंस डिस्कस करते हैं। लेट्स से आप एक बंदे के पास जॉब कर रहे हैं, आप एम्प्लॉई हैं किसी कंपनी के अंदर। एम्प्लॉयर ने आपको जब सैलरी दी तो आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपने जब एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी दी तो आपने कहा मैंने इनकम अर्न कर ली, यानी कमा ली। जब आपकी जेब में पैसे आएंगे, देखिए आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं, जैसे आपकी जेब में पैसे आए तो आपने कहा यार मैंने पैसे कमा लिए। ये थी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। जब आपकी जेब में पैसा आता है या जाता है तब आप इनकम या एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन सर, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ऐसे नहीं होता। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम अकाउंटिंग पीरियड देखते हैं। सर क्या मतलब, लेट्स से मेरी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है जनवरी से दिसंबर तक। लेट्स से जनवरी टू दिसंबर 2019 हमारा ईयर एंड है। और इसके अंदर लेट्स से हम दिसंबर में खड़े हुए हैं और हम एक सर्विस बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस दे रहे हैं। लेट्स से हम लोगों को सॉफ्टवेयर की सर्विसेज देते हैं, यानी सॉफ्टवेयर को हम मेंटेनेंस भी देते हैं, लाइसेंस सर्विस भी देते हैं। अब जब ईयर एंड हुआ यानी दिसंबर 31 आ गया तो हमने पता है कि हमने जो पूरे महीने में जो सर्विस दी है वो इनकम हमने अर्न कर ली है, यानी इनकम कमा ली है। लेकिन जो पैसे रिसीव होंगे यानी जो कैश रिसीव होगा, सर वो मुझे रिसीव होगा जनवरी में जाके, या जो भी मेरी क्रेडिट टर्म्स हैं फरवरी में जाके, वट कुछ भी। लेकिन जब मैं अपना ईयर क्लोज कर रहा हूँ 2019 का, तो दिसंबर की इनकम को मैं अपने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के अंदर लेके जाऊंगा। सर अगर मैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहा होता तो मैं अपनी दिसंबर की इनकम को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेके ना जाता। इसकी सिंपल ये वजह थी कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जब पैसा आता है तब हम कहते हैं कि इनकम अर्न हो गई है, और पैसा जब जेब से जाता है तो हम कहते हैं एक्सपेंस इनकर हो गया। लेकिन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अगर उस पीरियड के अंदर इनकम अर्न हो जाए अर्न हो जाए और एक्सपेंस इनकर हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये उस रेलिवेंट पीरियड का एक्सपेंस है। अब आइए इसको एडजस्टमेंट से कनेक्ट करते हैं। तो इसको एडजस्टमेंट से कैसे कनेक्ट करेंगे। लेट से हम सबको पता है कि जो बिजली का बिल है किसी भी महीने का हो, अगर दिसंबर का बिल है बिजली का, दिसंबर का अगर इलेक्ट्रिक का बिल है तो सर वो आना है जनवरी में मेरे पास। यानी जो दिसंबर का बिल है बिजली का उसने मेरे घर पे आना है जनवरी में, घर में आना है जनवरी में। सर इसका मतलब ये है कि मैं जो दिसंबर का बिजली का एक्सपेंस है वो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। मैं इस इंतजार में नहीं रहूंगा कि जब मेरी जेब से कैश का आउटफ्लो होगा तब मैं इसको अपना एक्सपेंस मानूंगा। सर एडजस्टमेंट भी इसी का नाम है कि जब आप अपना ईयर एंड क्लोज कर रहे होते हैं तो वो एक्सपेंसेस जो रिकॉर्ड होने से रह जाते हैं किसी भी वजह से, आप उसको अपने फाइनेंशियल्स का हिस्सा बना लेते हैं ताकि आपके फाइनेंशियल्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे सके, यानी उस पीरियड के जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस हैं वो उसके अंदर आ जाएं और आपके फाइनेंशियल्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे सके। सर ट्रू एंड फेयर व्यू भी एक अकाउंटिंग का यही कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल सही और ट्रू दे सके और फेयर व्यू दे सके, और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आइए अब हम वन बाय वन नोट करते हैं कि आपके कोर्स के अंदर कौन कौन सी रेलिवेंट एडजस्टमेंट्स पूछी जा सकती हैं। सर एक है प्रीपेड नेचर की एक्सपेंसेस, वो पूछी जा सकती हैं। सर एक है अक्रूवल बेसिस ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस की। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एडजस्टमेंट पूछी जा सकती है। सर बैडेड एक्सपेंस की पूछी जा सकती है। सर क्लोजिंग स्टॉक की पूछी जा सकती है। सर इंटरेस्ट एक्सपेंस की पूछी जा सकती है, इंटरेस्ट ऑन लोन।
सर किसी भी रेलिवेंट प्रोविजन लेट से टैक्स की पूछी जा सकती है। और सर हमारे पास इसके अंदर डिविडेंड एंड नंबर 9 इज रिजर्व्स की पूछी जा सकती है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या बीकॉम पार्ट 1 के हैं तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन में नॉर्मली वो नहीं पूछता, क्योंकि उसके अंदर इंडिविजुअल अकाउंट बंदे के हम अकाउंट्स बना रहे होते हैं कि कंपनी प्योर कंपनी अकाउंट से रेलिवेंट एडजस्टमेंट्स हैं, ये कंपनी अकाउंट से रेलिवेंट एडजस्टमेंट्स हैं। तो सेकंड ईयर के अंदर जो एक अलग से टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स, उसके अंदर ये टेस्ट करता है, और पार्ट 2 के अंदर ये फाइनल अकाउंट्स में भी टेस्ट करता है और इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स में भी ये टेस्ट करता है। अच्छा जी, तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट्स को। और हमारी जो पहली एडजस्टमेंट है वो है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है प्रीपेड नेचर की। सर ये प्रीपेड होता क्या है, व्हाट इज प्रीपेड, और इसको एडजस्टमेंट के तौर पे एग्जामिनर कैसे टेस्ट कर सकता है, ये हमारा डिस्कशन है। अच्छा जी, आप सबने सुना होगा कि अगर हम कोई भी नेटवर्क कनेक्शन लें, जैसे जैस का कनेक्शन हो, यूफोन का कनेक्शन हो, तो हमें दो किस्म के ऑफर करते हैं जो कनेक्शन है, दो टाइप से पॉसिबल होते हैं, एक होता है प्रीपेड और एक होता है पोस्ट पेड। तो चूंकि हमारा टॉपिक प्रीपेड का, तो हम पहले प्रीपेड को डिस्कस करते हैं। सर प्रीपेड में क्या होता है, आप एक कार्ड खरीदते हैं और उसको लोड कर लेते हैं। लेट से आपने 100 रुपए का कार्ड ले लिया और लोड कर लिया, सिंपल। अब जैसे जैसे आप बैलेंस को यूज करते जाते हैं, जैसे जैसे बैलेंस यूज होता जाता है, बैलेंस यूज होता जाता है, तो बैलेंस कम होता जाता है। तो जब बैलेंस खत्म होते होते एक वक्त आता है बैलेंस जीरो रह जाता है। सर ये आपने क्या नई बात बताई, इसका मतलब ये है कि आपने इस्तेमाल करने से पहले, यानी बिफोर कंजम्पशन ऑफ द बैलेंस, बिफोर कंजम्पशन ऑफ द बैलेंस, बिफोर कंजम्पशन ऑफ द बैलेंस आपने उसको पेमेंट कर दी थी, पेमेंट डन, यानी पेमेंट मेड। सर इसका मतलब है हमने एडवांस में पेमेंट की थी, एडवांस पेमेंट को हम प्री पेड कहते हैं। जबरदस्त सर, इसका मतलब इसका दूसरा नाम है पेमेंट मेड इन एडवांस, बिल्कुल ऐसा ही है, पेमेंट मेड इन एडवांस। अच्छा सर, इससे इसका एडजस्टमेंट से क्या इम्पैक्ट होगा, तो देखते हैं अभी। चल लेट से मैंने 100 रुपए का बैलेंस डलाया, ठीक हो गया, और आज है एज्यूमिंग 15 दिसंबर 2019। सर अब ये जो कार्ड है 1 महीने चलना है, यानी जो इसकी एक्सपायरी है वो होगी 15 जनवरी 2020 को। सर इसका मतलब ये है कि ये कार्ड जब एक्सपायर होगा 15 जनवरी 2020 को, और मेरा जो अकाउंटिंग पीरियड है, यानी जो मेरा ईयर एंड है, वो है December 31, 2019। और सर हमें अकाउंटिंग पीरियड को हमेशा देखते हुए अपने अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं, यानी कोई ना कोई तो ईयर एंड होता है। जब मैंने अपने अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं, हर कंपनी का एक स्पेसिफिक ईयर एंड होता है। तो सर December 31, 2019 को जब मैं अपने फाइनेंशियल्स क्लोज कर रहा होऊंगा, तो मैं ये चेक करूंगा कि उस 100 रुपए में से कितने पैसे खर्च हो चुके हैं। लेट से मैंने December 31 को तो बैलेंस यूज कर लिया है, बैलेंस यूज हो चुका है December 31 तक, वो है 40 रुपीज। सर 40 रुपीज का मतलब यह है कि जो अनयूज बैलेंस है वो है 60 रुपीज का। इसका मतलब सर जो मैं खर्च कर चुका, इसको मैं कहूंगा ये एक्सपेंस आउट हो गया, और जो मेरे पास है, यानी जो मेरे नेटवर्क बैलेंस मौजूद है, इसको मैं कहूंगा ये अनयूज बैलेंस को ये प्रीपेड स्टिल है, यानी ये आज भी प्रीपेड की शक्ल में है। सर इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि जो एक्सपेंस आउट हो जाएगा वो प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा, क्योंकि जब मैंने डे वन पे उसको पेमेंट की थी, यानी जब मैंने डे वन पे उसको पेमेंट की थी, तो मैंने एंट्री बनाई थी प्रीपेड बैलेंस डेबिट, प्रीपेड बिल, प्रीपेड नेटवर्क डेबिट 100 रुपए से, और कैश क्रेडिट 100 रुपए से। और सर ये जो प्रीपेड जो होता है ये एडवांस पेमेंट होता है, और उसकी नेचर होती है एसेट की। तो सर अब मेरा एसेट कम हो गया, जब मैंने कंज्यूम कर लिया 40 रुपए से, तो सर मेरा एसेट जब कम हो गया, तो मेरा प्रीपेड बिल एक्सपायर हो गया, यूज हो गया 40 रुपए से, और मेरा एक्सपेंस हो गया, यानी मोबाइल एक्सपेंस हो गया 40 रुपए से। तो सर ये जो एक्सपेंस हो गया ये जाएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, और सर ये जो प्रीपेड बिल हो गया इससे मेरा एसेट कम हो गया 40 रुपए से, यानी ये मेरे एसेट का जो बैलेंस बचा जो बैलेंस शीट में जाएगा वो हो गया ₹60 से। इसको हम मजीद समझते हैं। एक बात यहाँ पे नोट करिएगा क्लास, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
कि आपको कभी भी कोई एडजस्टमेंट दे दी जाए, किसी भी नेचर की एडजस्टमेंट हो, उसमें कभी भी कैश इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी आप जब भी एडजस्टिंग एंट्रीज बना रहे हो, चाहे आप कुछ भी डेबिट कर दें, आप कुछ भी क्रेडिट कर दें, लेट से आप सैलरी एक्सपेंस डेबिट कर दें, कुछ भी कर दें, सैलरी पेएबल क्रेडिट कर दें, कभी भी कैश को एडजस्टमेंट में इन्वॉल्व ना कीजिएगा। अक्सर बच्चे गलती कर रहे होते हैं, कैश डेबिट या कैश क्रेडिट या एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट या कैश डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। अरे भाई, कभी भी एडजस्टमेंट के अंदर कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। क्या बात क्लियर है क्लास? आइए इस एग्जाम्पल को, इस प्रीपेड को मजीद थोड़ा समझते हैं। लेट्स से एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि आपने रेंट पे किया एडवांस में, रेंट पेड इन एडवांस ₹60,000, ठीक है जी, और 10 मंथ्स। इसका मतलब पर मंथ का रेंट हो गया 6,000 रुपया। और लेट से ये मैंने पेमेंट की है, डेट ऑफ पेमेंट है March 1st 2019, और सर मेरा ईयर एंड है December 31 2019। और सर एग्जामिनर ने सिंपल रिक्वायरमेंट में लिख के दिया है कि पास रेलेवेंट एडजस्टमेंट। वो क्या लिख के देता है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ बेसिक को पक्का कर रहे हैं। तो सर मैंने जो 1 मार्च को एंट्री बनाई होगी, वो बनाई होगी प्रीपेड रेंट डेबिट। सर प्रीपेड इसलिए कि एडवांस में पेमेंट की है मैंने 60,000 से, और बैंक क्रेडिट 60,000 से एडवांस में। सर अब मार्च के बाद अप्रैल आया, फिर मई आया, फिर जून आया, फिर जुलाई आया, फिर अगस्त आया, फिर सितंबर आया, फिर अक्टूबर आया, नवंबर आया और दिसंबर आ गया। सर ये क्या हुआ? ये ऐसे हुआ कि आपके 10 महीने पूरे के पूरे निकल गए, यानी पूरे के पूरे 10 महीने फ्रॉम मार्च टू दिसंबर। सर मार्च से दिसंबर पूरे 10 महीने थे, 10 मंथ्स का पीरियड था। और सर मैं हर महीने के एंड पे मैं एंट्री पास करता था अपने पास। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेट्स से मार्च 31 को मैं कहता था कि मार्च का महीना मैंने यूज़ कर लिया, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट 6,000 रुपये से, और प्री पेड रेंट क्रेडिट 6,000 रुपये से। यानी मैं अपना एक्सपेंस जो मैंने कंज्यूम कर लिया बैलेंस की तरह, वो जगह इस्तेमाल पूरी कर ली, तो मेरा एक्सपेंस हो गया, और जो मेरा एडवांस वाला एसेट का आइटम था वो कम हो गया। ऐसे करते करते अगर मैं हर मंथ के एंड में एंट्री बनाता था, तो दिसंबर 31 को मेरे पास प्रीपेड का बैलेंस नील पड़ा था। लेकिन अगर लेट से एग्जामिनर मुझसे कहता कि सर ये पेमेंट की है 72,000 रुपये, और ये की है 12 महीनों के लिए, अब दिसंबर 31 को मैं क्या रेलेवेंट एंट्री पास करता? सर अगेन डे वन की एंट्री तो यही होती। अब और लेकिन अमाउंट होता 72,000 रुपये। सर अब मैं कहता कि जो मैंने 72,000 रुपये की पेमेंट की है, उसमें से 60,000 रुपये, यानी फ्रॉम मार्च टू दिसंबर 10 महीना होता है, और 10 महीने, एक महीने का रेंट अगर 6,000 है, तो 60,000 रुपये मैंने 60,000 रुपये तक तो मैंने जगह यूज की है, 12,000 रुपये अब भी रहते हैं। तो सर अब मैं क्या करूंगा? जो चीज इस्तेमाल हो जाती है वो एक्सपेंस हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। तो ईयर एंड पे मैं एंट्री पास करूंगा, रेंट एक्सपेंस डेबिट 60,000 रुपीज। और अब जो मेरा एसेट एसेट नहीं रहा बल्कि खत्म हो गया, और जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। जनरल अकाउंटिंग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सर जब मेरा एक्सपेंस एसेट कम हो गया, तो प्रीपेड रेंट 60,000 से क्रेडिट और रेंट एक्सपेंस 60,000 से डेबिट। अक्सर बच्चे इसके अंदर रटे मार रहे होते हैं कि ऊपर ये लिखा होगा, नीचे ये लिखा होगा। भाई अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली एक बार समझ लें, तो इंशाल्लाह आपको ये वाला रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप अपने दिमाग को इस चीज़ के लिए कहीं और यूज़ कीजिएगा। आइए इसकी मजीद थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स से ट्रायल बैलेंस आपके पास गिवन है। एग्जामिनर आपको नॉर्मली ट्रायल बैलेंस ही देता है, और उसमें वो आपसे कह रहा है, लेट्स से प्रीपेड इंश्योरेंस आपने की थी, और जिसका बैलेंस था ₹1,20,000 की, ठीक है जी। और नीचे वो कुछ एडजस्टिंग डेटा देने लगा है। वो आपसे कह रहा है, लेट्स से एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि इंश्योरेंस इज एक्सपायर्ड बाय ₹40,000, या एग्जामिनर आपसे कह रहा है इंश्योरेंस यूज्ड। ये डिफरेंट केसेस हैं, हम सबको अभी सॉल्व करेंगे।
इंश्योरेंस यूज कंज्यूम ₹15,000। लेट्स से एग्जामिनर आपसे कह रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹50,000। लेट्स से एग्जामिनर आपसे कह रहा है इंश्योरेंस, मुख्तलिफ तरीक़ों से वो वर्डिंग चेंज करता रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹65,000। इस किस्म से वो कुछ भी वर्डिंग आपके साथ शेयर कर सकता है। अब हम इसको क्या करेंगे, या वो आपसे यूँ भी लिख के दे सकता है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ₹35,000, और आपने क्या करना है, ईयर एंड पे एडजस्टमेंट्स पास करनी है। अच्छा जी, केस हम मुख्तलिफ केसेस हैं, इसका हम एडजस्टिंग एंट्रीज के हम केसेस वाइज सॉल्व करेंगे। एडजस्टिंग एंट्रीज की हेडिंग डाल दी हमने, और हम केस वाइज इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसका इम्पैक्ट पीएनएल में कैसे जाएगा, बैलेंस शीट में कैसे जाएगा। ये बात याद रखनी है घर पे भी सॉल्व करने से पहले, प्रैक्टिस करने से पहले, कि कभी भी कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाली। अच्छा जी, केस वन में वो आपसे कह रहा है कि इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गई है 40,000 रुपए से। इसका क्या मतलब है? सर अभी मैंने आपसे बताया कि जब 100 रुपए का कार्ड डलाया और 40 रुपए का खर्च हो गया तो कंज्यूम हो गया या एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया ना, यानी वो अब आपका नहीं रहा। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इंश्योरेंस इज एक्सपायर्ड बाय, यानी जो आप 1,20,000 रुपए देकर आए थे उसमें से 40,000 रुपए खत्म हो गई। सर जब खत्म हो गई, इस्तेमाल हो गई, तो मैं कहूँगा इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि अब वो मेरी नहीं रही और एक्सपेंस हो गई, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, और ये हो गई 40,000 रुपए से। और जो मेरा एसेट था, ये जो मेरा प्री पेड एसेट था, जो मैंने एडवांस में पेमेंट की थी, अब मेरा एसेट कम हो गया, तो प्री पेड इंश्योरेंस मैं ब्रैकेट में लिख दूं। सर प्री पेड इंश्योरेंस जो है मेरी तो कम हो जाएगी। सर मेरा एसेट कम हो रहा है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, और आंसर आएगा 40,000 रुपये से क्रेडिट। अच्छा सर, साथ साथ ये भी बता दीजिए बैलेंस शीट में क्या जाएगा, पीएनएल में क्या जाएगा। सर पीएनएल में इस केस में जाएगा 40,000 रुपये डेबिट साइड पे जो एक्सपेंस है, और बैलेंस शीट में मेरा जो बैलेंस आएगा वो आएगा 80,000 रुपीज़, क्योंकि 1,20,000 रुपये का एसेट था, उसमें से 40,000 रुपये जब खत्म हो गए, यूज़ हो गए, खर्च हो गए, एक्सपायर हो गए, तो 80,000 रुपये बैलेंस शीट में ये बैलेंस जाएगा। सर केस नंबर 2 देखें। एग्जामिनर आपसे कह रहा है इंश्योरेंस यूज कंज्यूम, ऊपर देख रहे हैं वो कह रहा है कि इंश्योरेंस इज एक्सपायर्ड बाय, वो ये भी लिख सकता था यूज बाय, वो ये भी लिख सकता था कंज्यूम बाय। तो एक्सपायर्ड यूज कंज्यूम एक ही चीज है, लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है इंश्योरेंस यूज कंज्यूम 15,000 रुपए, यानी जो इंश्योरेंस खर्च हुई है, यूज हुई है, वो 15,000 रुपए। ऊपर वो उसने बाय लगा दिया था, नीचे उसने बाय नहीं लगाया, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा। इसका मतलब यही है कि यूज हुई है 15,000 रुपए से, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 15,000 रुपीज से, और अगेन सर जब मेरा एसेट कम हो रहा है तो प्री पेड इंश्योरेंस क्रेडिट 15,000 रुपीज से। सर यहाँ पे भी बता दें कि बैलेंस शीट में क्या जाएगा, पीएनएल में क्या जाएगा। सर ये पीएनएल में जाएगा, और बैलेंस शीट में अब मेरा बैलेंस जाएगा 1,05,000 रुपये, क्योंकि 1,20 मेरा एसेट था, तो 1,20 में से जब मैंने 15,000 रुपये एक्सपायर हो गया, खर्च हो गया, तो 1,05,000 मेरा एसेट बन जाएगा, या और वो बैलेंस शीट में रहेगा। सर केस नंबर 3, वो आपसे कह रहा है कि प्रीपेड इंश्योरेंस है 50,000 रुपए। अब वो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ऊपर जिसको तुम 1,50,000 1,20,000 रुपए कह रहे थे, अब वो 1,20 नहीं है, वो कह रहा है 50,000 रुपए, यानी अब सिर्फ 50,000 रुपए बचा है। तो इसका मतलब कि 50,000 रुपए बचा है 1,20 में से, तो बाकी क्या हो गया। सर बाकी 1,20 में से अगर 50 बचा है तो 70 एक्सपायर हो गया, यूज हो गया। तो जो एक्सपायर हो गया वो एक्सपेंस बन गया, तो एक्सपेंस बन गया तो मेरा एक्सपेंस बढ़ता बढ़ता है, तो डेबिट होता है 70,000 रुपए से। और जब प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रह गई है, वो खुद कह रहा है इसका मतलब 70 से कम हो गई है, तो ये क्रेडिट हो गया। सर बैलेंस शीट में पीएनएल में जाएगा ये 70,000 रुपए, और बैलेंस शीट में बैलेंस आएगा 50,000 रुपए। केस नंबर 4, सिर्फ वर्डिंग्स का फर्क है, सब तो वही अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। इंश्योरेंस इज प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹65,000। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि जो अब इंश्योरेंस प्रीपेड है वो है 65,000 तक, टू द एक्सटेंट ऑफ 65,000, यानी इसके अलावा बाकी सब कहाँ गई, फिर वो एक्सपेंस आउट हो गई, क्योंकि एक्सटेंट कितने एक्सटेंट तक प्रीपेड है, 65 तक, यानी एक 20 में से अगर 65 तक प्रीपेड है, उसका मतलब 55 एक्सपेंस हो गई। इंश्योरेंस एक्सपेंस 55,000 रुपए से डेबिट, और प्रीपेड इंश्योरेंस 55,000 रुपए से डेबिट। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट में भी, या ईमेल भी कर सकता है, और किसी को पर्सनल एक्सेस है तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है। अच्छा जी, केस 5 सॉरी, इसके अंदर मैं बताना भूल गया। चलिए पीएनएल में जाएगा, और बैलेंस शीट में तो वो खुद कह रहा है कि प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 65,000, 65,000 ही बैलेंस शीट में जाएंगे। चल लास्ट केस,
अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 35,000 रुपये। वो कह रहा है कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस यानी जो इंश्योरेंस एक्सपायर नहीं हुई, यानी अनएक्सपायर्ड का दूसरा वर्ड है प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी बाकी है? 35,000 रुपये। तो इसका मतलब जो बकिया थी एक 20 में से 35 अगर अनएक्सपायर्ड है तो इसका मतलब सर 85 एक्सपायर हो गई। सर जब 85 एक्सपायर हो गई तो वो एक्सपेंस बन गई। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट बाय 85,000 रुपीज़ और क्रेडिट बाय प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट बाय 85,000 रुपीज़। मुझे उम्मीद है कि ये एंट्रीज आपको समझ आई होंगी और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगेन कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। बैलेंस शीट में 35,000 रुपये जाएगा। जब हम इससे क्वेश्चंस करेंगे तो मजीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स हैं जो आपके टेस्ट की जा सकती हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे, जो आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रही हैं। और फिर इंशाल्लाह हम इसके पास पेपर्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई सवाल हो जो आप मुझसे चाहे कि सॉल्व करवा दीजिए तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।